साथियों, देखिए सक्सेस शॉट्स ये 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स वन लाइनर और डीप स्टडी दोनों में बहुत अंतर होता है। कहीं ना कहीं यदि आप किसी अच्छे टेस्ट के लिए जा रहे हैं, बी कैटेगरी, ए कैटेगरी के लिए, तो आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम प्रयास यही करते हैं कि आपके लिए जो भी सक्सेस शॉट्स का एपिसोड अभी तक बना है उसमें आपको प्रत्येक तथ्य के पीछे की पूरी जानकारी दी गई है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं। देखिए, अल अमीरात आयुष बडोनी की आक्रामक अर्धशतक की पारी के दम पर भारत एंड इमर्जिंग एशिया कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में बुधवार को यहाँ 28 गेंद शेष रहते ओमान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले से पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम ने ओमान को 5 विकेट पर 140 रन पर रोकने के बाद 15.2 ओवर में 4 विकेट पर 146 रन बनाकर 3 मैचों में 3 जीत से टॉप पोजीशन को हासिल की। अगली ये है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश याह्या अफरादी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। देखिए, कहीं ना कहीं वर्ल्ड अफेयर्स में पाकिस्तान की सूचनाएं, पाकिस्तान की खबरें, अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं याह्या अफरीदी कौन है। देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश याह्या अफरीदी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बुधवार यानी लास्ट वेडनेसडे की बात हो रही है। बयान में यह जानकारी दी कि राष्ट्रपति कार्यालय के प्रेस विंग ने कहा कि यह नियुक्ति 3 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए और 26 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। तो ये बात स्पष्ट है, 26 अक्टूबर से ये इस पद पर काबिज हैं और इसकी जानकारी एक बयान में राष्ट्रपति द्वारा स्वयं, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति, दी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बयान में यह स्पष्ट किया गया कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 175(a)(3), 170 और 179 के तहत की गई है। ये ध्यान रखना, ये किस अनुच्छेद के तहत की गई है। ठीक है, साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर को न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा संसदीय समिति द्वारा नामांकन के बाद राष्ट्रपति को नियुक्ति के संबंध में सिफारिश भेजने के बाद हुई। अब याह्या अफरीदी के बारे में जान लेते। देखिए, 59 वर्षीय अफरीदी ने 1990 में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और देश के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद 2018 में उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो ये याह्या अफरीदी जी हैं जिनको वहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेपाल की उर्मिला चौधरी को वर्ष 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दिया जाए आपको कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकटन ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये खबर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, यह पुरस्कार नागरिक समाज के 6 प्रमुख लोगों को असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता तथा समानता, न्याय और मानवाधिकारों की प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। उर्मिला चौधरी को नेपाल में जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष और वंचित वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर उर्मिला जी जो ही हैं, ये नेपाल से रिलेटेड हैं और इन्हें यह पुरस्कार उपलब्ध कराया गया है। इन्होंने कई वर्ष हो गए इन्हें संघर्ष करते हुए वंचित वर्गों के हितों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सूचना आ जाती है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष 25 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब बौनापन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, इसको वन लाइनर तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बौनापन क्यों होता है, इससे संबंधित पूरी जानकारी यदि आप रखते हैं तो आपका जीएस का भी क्वेश्चन तैयार हो जाता है और यह प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं। देखिए, एकेंड्रोप्लासिया के बारे में जागरूकता फैलाता है। ये किसके बारे में जागरूकता फैलाता है? एकेंड्रोप्लासिया, जिससे संबंधित यह रोग होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए बौनेपन का कारण, बौनेपन से संबंधित कौन सा ऐसा सिंड्रोम है या कौन सा ऐसा कारण है, तो आप एकेंड्रोप्लासिया का नाम लेंगे। देखिए, यह किससे संबंधित है? हड्डियों के विकास से जुड़ा एक विकार है जो बौनेपन का कारण बनता है। बौनापन जागरूकता दिवस के इतिहास के बारे में यदि चर्चा करें तो 1957 में अभिनेता बिली बार्डी और उनके कुछ दोस्तों ने लिपिड पीपल ऑफ अमेरिका LPA की स्थापना की। आज पूरे अमेरिका में इस संगठन के 6500 सदस्य हैं। 2012 में LPA यानी कि लिपिड पीपल ऑफ अमेरिका बिली पार्टी को सम्मानित करना चाहता था, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस बनाया।
उन्होंने 25 अक्टूबर की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि 1924 में जन्मे बिली बार्टी की जन्म तिथि यही है। यानी कि बिली बार्टी कब जन्मे थे? 25 अक्टूबर 1924 को। यही कारण है कि अक्टूबर का महीना राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता महीना भी कहा जाता है। ये ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे। अब जानते हैं कि बौनापन आखिर है क्या, क्यों बौनापन कौन सा सिंड्रोम है या कौन सा रोग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, बौनापन छोटा कद है जो आनुवंशिक या चिकित्सा स्थिति के कारण होता है। कद खड़े होने की स्थिति में किसी व्यक्ति की ऊंचाई है, तो जाहिर सी बात है जब खड़ा व्यक्ति होता है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। बौनापन को आमतौर पर 4 फीट 10 इंच या उससे कम की वयस्क ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। बौनेपन से पीड़ित लोगों में औसत वयस्क ऊंचाई महिलाओं के लिए 4 फीट 1 इंच और पुरुषों के लिए 4 फीट 4 इंच है। यानी कि वह पुरुष जो 4 फीट 4 इंच के नीचे तथा वह महिलाएं जो 4 फीट 1 इंच के नीचे हैं कहीं ना कहीं बौनेपन की श्रेणी में आ जाते हैं। एकेंड्रोप्लासिया बौनेपन का सबसे आम प्रकार है और इस शब्द का अर्थ है बिना उपास्थि निर्माण के। ये देखिए, एकेंड्रोप्लासिया का अर्थ क्या आ जाता है? बिना उपास्थि निर्माण के। चलिए आगे चलते हैं। यह एक ऐसी स्थिति जो शरीर की हड्डियों के विकास को प्रभावित करती है, जिससे इससे प्रभावित होने वाले कई लोगों में बौनापन होता है। बौनापन हर 15,000 में से 1 से लेकर 40,000 जन्मों में से 1 में होता है। यानी 15,000 से 40,000 तक एवरेज एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बौनेपन का शिकार होता है। बौनेपन के प्रकार की यदि चर्चा करें, इस स्थिति के 2 मुख्य प्रकार आनुपातिक और असमानुपातिक। आनुपातिक बौनेपन के बारे में देखें, जब सिर, धड़ और अंग सभी एक दूसरे के अनुपात में होते हैं लेकिन औसत आकार के व्यक्ति की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, तो इस स्थिति को आनुपातिक बौनापन कहा जाता है। इस प्रकार का बौनापन अक्सर हार्मोन की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि सर है, हाथ है, पैर है, ठीक है, बाकी और धड़ है जो वो सब समान अनुपात में हो एक सामान्य व्यक्ति की माफिक, लेकिन उसकी हाइट 4 फीट 4 इंच से कम हो तो इसे बौनापन कहा जाएगा। दूसरी तरफ अनुपातहीन बौनापन क्या होता है? यह बौनेपन का सबसे आम प्रकार है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें शरीर के अंग एक दूसरे से अनुपातहीन होते हैं। बौने यानी कि सीधी बात स्पष्ट है, यानी हाथ लंबे हो जाएं या खोपड़ी बड़ी हो जाए या पैर छोटे हो जाएं, तो कुल मिलाकर के ये बौनेपन की श्रेणी में ही आ जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि बौनेपन के लिए 300 ज़्यादा परिस्थितियां जिम्मेदार है। ज़्यादातर कारण आनुवंशिक होते हैं। सबसे आम कारणों में शामिल है अकेंड्रोप्लासिया, ठीक है। हालांकि अकेंड्रोप्लासिया एक आनुवंशिक स्थिति है, लेकिन इससे पीड़ित 5 में से 4 लोगों के माता पिता भी औसत आकार के होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आनुवंशिक बीमारी भी कही जा सकती है। अगर आपको अकेंड्रोप्लासिया है तो आपके पास इस स्थिति जुड़ा एक उत्परिवर्तन जीन और उस जीन का एक अप्रभावित संस्करण उपस्थित है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? यह स्थिति केवल महिलाओं को प्रभावित करती है। अपने माता पिता से 2 पूरी तरह से काम करने वाले एक्स गुणसूत्रों को विरासत में पाने के बजाय आपको एक एक्स गुणसूत्र विरासत में मिलता है। यानी कहीं ना कहीं माता पिता से मिलने वाले एक एक्स गुणसूत्र की जगह एक गुणसूत्र आपको विरासत में मिला, आपके पूर्वजों को मिलता है, और दूसरा या कम से कम दूसरे गुणसूत्र का एक हिस्सा गायब होता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म क्या है? देखिए, कम सक्रिय थायराइड यानी थायराइड ग्लैंड्स जो होते हमारी होती है वो सक्रिय ना हो। खासकर अगर यह कम उम्र में विकसित होता है तो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है, जिसमें सीमित विकार भी शामिल हैं। अन्य जटिलताओं में कम ऊर्जा, संज्ञानात्मक समस्याएं और चेहरे की सूजन भी शामिल है। अंतर्गर्भीय विकास मंदता यानी कि गर्भ में विकास की स्थिति या विकास की प्रोग्रेस रेट कम होना। यह स्थिति तब विकसित होती है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है। गर्भावस्था पूरी अवधि तक चल सकती है, लेकिन बच्चा आमतौर पर औसत से बहुत छोटा होता है। इसका परिणाम आमतौर पर आनुपातिक बौनापन होता है। आनुवंशिकी और अन्य जोखिम कारक बौनापन आमतौर पर आनुवंशिक उत्परिवर्तन का परिणाम होता है, लेकिन बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन या जीन का होना कई तरीकों से हो सकता है। वंशानुगत आनुवंशिक विकार 2 रूप से ले सकते हैं। एक अप्रभावी, जिसका अर्थ है कि आपको 2 उत्परिवर्तित जीन प्रत्येक माता पिता से जो एक या विरासत में मिलते हैं, जिससे यह स्थिति होती है। दूसरा प्रमुख है, आपको विकार होने के लिए केवल एक उत्परिवर्तित जीन की आवश्यकता होती है।
माता पिता या किसी एक से। ठीक है, बौनेपन का निदान किस उम्र में किया जा सकता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अनुपातहीन बौनापन आमतौर पर जन्म के समय या शैशवावस्था में देखा जाता है। यानी इसे हम लोग आइडेंटिफाई कब कर लेंगे, शैशवावस्था। आपको 4 अवस्थाएं तो पता है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये अवस्थाओं में से आपको कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था, यानी कि आपका 0 से 8 वर्ष में ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा अपेक्षित दर से नहीं बढ़ रहा है तो अनुपातहीन बौनापन या निदान बचपन या किशोरावस्था में ही हो सकता है, यानी इसका निदान संभव है। ठीक है, कब संभव है ये भी ध्यान रखिए, किशोरावस्था तक। ठीक है, बौनेपन के बारे में बुनियादी तथ्य। अब किशोरावस्था क्रॉस कर जाएगी तो संभव नहीं है। बौनेपन से ग्रस्त लोगों की लंबाई आमतौर पर 4 फुट 10 इंच से अधिक नहीं होती है। वैसे तो मानक 4 फीट 4 इंच है पुरुषों का, 4 फीट 1 इंच है महिलाओं का। 80% छोटे बच्चे और औसत आकार के माता पिता से पैदा होते हैं। अधिकांश प्रकार के बौनेपन में चिकित्सीय जटिलताएं होती हैं, जिनमें से कुछ अन्य की तुलना में अधिक गंभीर होती हैं। बौनापन सभी जातियों और नस्लों में पाया जाता है, ये कोई जाति नस्ल धर्म देख करके नहीं आता है। जबकि छोटे कद वाले समुदाय के कई सदस्य ये महसूस नहीं करते कि उनमें कोई विकलांगता है। अमेरिकी विकलांग अधिनियम ADA बौनेपन से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। बौनापन 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के बौनेपन में से किसी एक के कारण हो सकता है, यानी 200 प्रकार की कैटेगरी हैं इसमें। अनुमानतः अमेरिका में 30,000 लोग तथा विश्व में 6,51,700 लोग इससे ग्रस्त हैं। छोटे लोग, LP, छोटे कद का व्यक्ति या बौनेपन के एक रूप से ग्रस्त व्यक्ति जैसे शब्द सभी स्वीकार हैं। बौनेपन से ग्रस्त अधिकांश लोग बौना शब्द को स्वीकार्य मानते हैं। अधिकांश लोग लेबल के बजाय अपने नाम से पुकारे जाने को प्राथमिकता देते हैं। नाम से पुकारा भी जाना चाहिए। बौनापन किसी को अक्षम मानने का कारण नहीं, जाहिर सी बात है, वो पूरे ही होते हैं, लेकिन ये है कि उनका शरीर विकास नहीं करता है। छोटे लोग लगभग हर वो काम कर सकते हैं जो एक औसत आकार का व्यक्ति कर सकता है, बस कभी कभी अलग तरीके से। बौनापन कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए किसी इलाज की ज़रूरत हो। इस बीमारी से पीड़ित ज़्यादातर लोग लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। हमने अपने लिलीपुट का नाम सुना ही है, जो अपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं। बौनापन कोई बौद्धिक अक्षमता नहीं। बौनेपन से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर औसत बुद्धि वाला होता है, यानी कि इससे जो बुद्धि है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आते हैं बौनेपन के उपचार के बारे में। जैसा कि भी बताया था, शैशवावस्था में पहचान हो जाती है, किशोरावस्था तक इसका उपचार हो जाता है। लेकिन उपचार क्या है, देखिए 2021 में US खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने वोसोरिटाइड को मंजूरी दी, जिसे वोक्स जोगो ब्रांड नाम से जाना जाता है, ताकि उन बच्चों में वृद्धि में सुधार हो सके जिनमें बौनेपन का सबसे आम प्रकार है। एक शॉट के रूप में दी जाने वाली यह दवा 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है जिनमें एकॉन्ड्रोप्लासिया और खुली ग्रोथ प्लेटें हैं, ताकि वे अभी भी बढ़ सकें। हार्मोन थेरेपी भी इसका एक उपाय है। देखिए, विकास हार्मोन के कम स्तर के कारण बौनेपन से पीड़ित लोगों के लिए हार्मोन के सिंथेटिक संस्करण के शॉट्स के साथ उपचार अंतिम ऊंचाई बढ़ा सकता है। ज़्यादातर मामलों में बच्चों को कई सालों तक रोजाना शॉट दिए जाते हैं, जब तक कि वे अधिकतम वयस्क ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाते। अक्सर उनके परिवारों के लिए औसत वयस्क सीमा के भीतर टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लड़कियों के उपचार के लिए यौवन शुरू करने और वयस्क यौन विकास को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रोजन और संबंधित हार्मोन थेरेपी की भी आवश्यकता होती है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी आमतौर पर रजनोवृत्ति की औसत आयु तक जारी रहती है। शल्य चिकित्सा के बारे में बात करें, देखिए असामान्य बौनेपन से पीड़ित लोगों की समस्याओं को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में शामिल है हड्डियों के बढ़ने की दशा को सही करना, यानी किस दशा में हड्डियां बढ़ रही हैं। रीढ़ की हड्डी के आकार को स्थिर एवं सही करना। रीढ़ की हड्डी पर दबाव को कम करने के लिए रीढ़ की हड्डियों में खुलने वाले छिद्र, जिसे कैसेरुका कहते हैं, का आकार बढ़ाना। यदि ऐसा होता है तो मस्तिष्क के चारों ओर अत्यधिक तरल पदार्थ को निकालने के लिए शंट लगाया जाता है, जिसे हाइड्रोसिफलस भी कहा जाता है। बौनेपन से पीड़ित कुछ लोग विस्तारित अंग लंबाई बढ़ाने वाली सर्जरी करवाना पसंद करते हैं। यह प्रक्रिया विवादास्पद है क्योंकि इसमें जोखिम भी है। देखिए, शरीर हर आकार और साइज में आते हैं। बौनापन हड्डियों और उपास्थि के विकार में परिवर्तन के कारण होने वाले कद से पहचाना जाता है। हर साल 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस छोटे लोगों को जश्न मनाता है। यह दिन एकॉन्ड्रोप्लासिया के बारे में भी जागरूकता फैलाता है, जो हड्डियों के विकास से जुड़ा एक विकार है जो बौनेपन का कारण बनता है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। देखिए, ये PMMY
क्या है ये PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें पहले मैक्सिमम लिमिट 10 लाख थी, अब इसे 20 लाख कर दिया गया। इससे संबंधित एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो इसमें शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, चूँकि ये इस डेट के बीच में आता है करंट अफेयर, इसलिए देखिए। महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की। यह नई सीमा 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुई। यानी कि आप अब जो भी कामगार हैं और जो युवा लोन लेना चाहते हैं, वो अब 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी 10 लाख तक की लिमिट थी। ठीक है, इस योजना में एक नई श्रेणी तरुण प्लस भी पेश की गई, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुका है, जिससे उन्हें 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड अब इन बढ़े हुए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करेगा, जो भारत में एक मजबूत उद्यमशीलता इकोसिस्टम को पारित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत करता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। तो रानी रामपाल कहीं ना कहीं अपने भारतीय हॉकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं। इस तरह से उनके 16 साल के करियर का अंत हो गया, जिसने उन्हें यकीनन अब तक की सबसे महान महिला खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया। 29 वर्षीय रानी ने 14 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और 254 मैचों में 205 गोल किए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में महिला हॉकी टीम के उत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। कैरियर का मुख्य आकर्षण महिला टीम को ओलंपिक में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2021 में टोक्यो खेलों में चौथे स्थान पर पहुंचाना रहा है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2017 महिला एशिया कप जीतकर 13 साल का सूखा भी खत्म किया। वह FIH महिला युवा खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। 17वां भारतीय शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 25 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित की गई। देखिए, 17वीं भारतीय शहरी गतिशीलता UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 को 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इससे संबंधित अन्य जानकारी की बात करें, इस वर्ष सम्मेलन का विषय क्या रहा है? शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन। 17वें UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी परिवहन संस्थान भारत के माध्यम से और गुजरात सरकार और गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया। भारत और विदेशों में शहरी परिवहन में सर्वोत्तम प्रथाओं, नवीनतम शहरी परिवहन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन वाली इस प्रदर्शनी में विदेशों से 50 से अधिक प्रतिभागियों सहित 2200 से अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। समापन समारोह के दौरान गुरुग्राम, हरियाणा को 18वें भारत शहरी गतिशीलता UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 के आयोजन स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये नोट करने वाली बात है। 2025 प्रदर्शनी के लिए हरियाणा गुरुग्राम को जो है घोषित किया गया है, यानी 2025 का UMI जो प्रोग्राम होगा, प्रदर्शनी जो होगी, वो गुरुग्राम हरियाणा में संपन्न की जाएगी। तो 17वें UMI में भुवनेश्वर को सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर चुना गया, जबकि श्रीनगर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर चुना गया। पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची इस प्रकार है। देखिए, भारत शहरी गतिशीलता UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी के बारे में यदि देखें, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत शहरी गतिशीलता UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी भारत में एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। UMI 2006 की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति NUTP से उत्पन्न हुई, जो शहरी परिवहन चुनौतियों से निपटने और टिकाऊ समाधान विकसित करने के लिए राज्य और शहर स्तर की क्षमताओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है। 2008 उद्घाटन सम्मेलन में प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 4 मुख्य घटक शामिल हैं: सम्मेलन, प्रदर्शनी, अनुसंधान, संगोष्ठी और शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार। विजेताओं को निम्नलिखित 12 श्रेणियों के पुरस्कार दिए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिनका अनुमोदन सरकार की उच्च स्तरीय अधिकारियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों और अध्यक्षता वाली पुरस्कार चयन समिति ने किया। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर, दूसरा है सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर, सर्वोत्तम गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर, सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड वाला शहर, सर्वोत्तम उत्कृष्ट परिवहन प्रणाली वाला शहर, सबसे नवीन वित्त पोषण व्यवस्था वाला शहर, परिवहन में सार्वजनिक भागीदारी का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड वाला शहर,
सर्वोत्तम माल परिवहन प्रणाली वाला शहर, सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल वाला शहर, सर्वोत्तम मल्टी मॉडल एकीकरण के साथ मेट्रो रेल, सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल तथा पिछले वर्ष के दौरान सर्वोत्तम शहरी परिवहन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश को की रनिंग ट्रॉफी। आगे चलते हैं, देखिए केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में 21वें पशु गणना अभियान का शुभारंभ किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से यह गणना अगले वर्ष फरवरी तक चलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान रखिएगा इसका, पशु गणना वाला विषय। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 21वीं पशुधन गणना की कार्य प्रणाली पर चर्चा करें। देखिए पशुधन जनगणना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसका वर्ष 1919 से हर 5 वर्ष में आयोजन किया जाता है। जैसे पंचवर्षीय योजना चलती है, ऐसे 1919 से इसको भी लागू कर दिया गया। यह नीति निर्माण और पशुपालन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अहम भूमिका के रूप में कार्य करता है। जनगणना में एक व्यापक डोर टू डोर सर्वेक्षण सम्मिलित है जिसमें देश भर में पालतू जानवरों और पक्षियों पर विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अब तक 20 पशुधन जनगणनाओं का आयोजन हो चुका है और अंतिम जनगणना का आयोजन 2019 में हुआ था। अक्टूबर 2020 से फरवरी 2025 के बीच आयोजित की जाने वाली 21वीं पशुधन गणना का कार्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से किया जाएगा। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 1 लाख क्षेत्रीय अधिकारी, जिनमें से अधिकांश पशु चिकित्सक या अर्ध पशु चिकित्सक हैं, गणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। यह एलसी डेटा संग्रह और प्रसारण के लिए मोबाइल तकनीक का प्रयोग करेगा। इस प्रगति से देश के सभी गांवों और शहरी वार्डों में आंकड़े संग्रह की सटीकता और दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस गणना में पशुधन की 15 प्रजातियों जैसे मवेशी, भैंस, गोवंशीय पशु, मिथुनी, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी के आंकड़े भी शामिल हैं। पशुधन के अलावा पोल्ट्री पक्षियों जैसे मुर्गी, बत्तख, टर्की, गीज, बटेर, गिनी मुर्गी, शुतुरमुर्ग और एमू की गणना भी प्रत्येक घरेलू उद्यम गैर घरेलू संस्थानों से की जाएगी। यह LCICAR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त 16 प्रजातियों की 219 स्वदेशी नस्लों पर आंकड़े एकत्रित करेगी। विशेष रूप से यह देश की पहली पशुधन जनगणना होगी जिसमें पशुपालकों द्वारा पशुधन रखने के आंकड़े स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग 21वीं पशुधन गणना अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सभी हितधारकों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो राष्ट्र के पशुधन क्षेत्र में हित के लिए बेहद अहम हैं। अगले अफेयर पर चलते हैं, देखिए केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को नई दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान ऐप लॉन्च किया है। अब ये मौसम पूर्वानुमान ऐप कहीं ना कहीं जो है किसानों के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान ऐप लॉन्च कर दिया है। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर आपदा तैयारियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इससे देश भर के किसानों और ग्रामीणों को सीधे तौर पर फायदा होने की उम्मीद की जा रही। जाहिर सी बात है, किसानों को अधिक फायदा मिलेगा। यह पहल ग्राम स्वराज मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करेगी। इस पहल की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की गई है। इस पहल की शुरुआत के अवसर पर पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह पहल देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा कदम साबित होगी। इस अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि पिछले 10 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से मौसम पूर्वानुमान सटीकता में 40% की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार के मिशन मौसम के तहत 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी चेतावनियां SMS अलर्ट्स के जरिए तुरंत पहुंचेंगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में पंचायतें तेजी से कार्रवाई कर सकेंगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। तो ये भी कहीं ना कहीं खबर महत्वपूर्ण बन जाती है कम्पिटेटिव लेवल पर। वेंचर कैपिटल
किस लिए? अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित है। तो अंतरिक्ष पर तो प्रत्येक देश विशेष फोकस कर रहा है कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें खास। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तत्वाधान में अंतरिक्ष क्षेत्र से समर्पित 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। वित्तीय निहितार्थ देखते हैं इसमें क्या है भाई। प्रस्तावित 1,000 करोड़ रुपए के वीसी फंड की तैनाती अवधि फंड संचालन के वास्तविक शुरुआत की तारीख से 5 साल तक की योजना बनाई गई, यानी पंचवर्षीय योजना है। निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर औसत तैनाती राशि प्रतिवर्ष 150 से 250 करोड़ रुपए हो सकती है। देखिए 2025-26 के लिए 150 करोड़ है, 2026-27 के लिए 250 करोड़, 2027-28 के लिए 250, 28-29 के लिए 250 और 29-30 के लिए 100 करोड़ रुपए, कुल मिला के 1,000 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया है। अगर विवरण की बात करें तो यह कोष भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने तथा निम्नलिखित प्रमुख पहलों के माध्यम से नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई है। किस लिए? देखिए पूंजी निवेश है, भारत में कंपनियों को बनाए रखने के लिए, बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करने के लिए, एक जीवंत नवाचार परिस्थिति की तंत्र के निर्माण के लिए, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। इन बिंदुओं पर ध्यान देकर इस फंड का उद्देश्य भारत को रणनीतिक रूप से अग्रणी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित करना है। अब इससे फायदे क्या क्या होंगे, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बाद के चरण के विकास के लिए अतिरिक्त निधि आकर्षित करके गुणक प्रभाव पैदा करने के लिए पूंजी निवेश, जिससे निजी निवेशकों में विश्वास पैदा होगा। जाहिर सी बात है फिर जो है प्राइवेट फंड भी आएगा, अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। भारत में स्थित अंतरिक्ष कंपनियों को बनाए रखना तथा विदेशों में स्थित भारतीय कंपनियों की प्रवृत्ति का मुकाबला करना। अगले 10 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 5 गुना विस्तार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निजी अंतरिक्ष उद्योग के विकास में तेजी लाना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देना तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को मजबूत करना, वैश्विक स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को खराब श्रेणी में रखा गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, खराब श्रेणी में। श्रेणी कैसे डिवाइड की जाती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 26 अक्टूबर को सुबह 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 232 दर्ज किया गया। देखिए 0 से 50 तक की वायु की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है, 51 से 100 तक के बीच की गुणवत्ता संतोषजनक मानी जाती है, 101 से 200 को सामान्य, 201 से 300 के बीच की स्थिति को खराब। यहाँ पर कितनी है? 200 से 200, ये 232 है, और 200 से 1 से 300 तक की खराब, इसीलिए इसको खराब में रखा गया। और 301 से 400 के बीच को बहुत खराब, और 401 से 450 के बीच की स्थिति को अत्यंत गंभीर माना जाता है। अब अगर बात करें प्रख्यात भौतिक विज्ञानी रोहिणी मधुसूदन गोडबोले की, तो 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी इस संबंध में कहा, रोहिणी गोडबोले जी के निधन से मैं दुखी हूँ। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक थी और विज्ञान की दुनिया में महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली आवाज़ थी। उनके शैक्षणिक प्रयास आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। ये ट्विटर पर अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोस्ट किया था। देखिए इन्होंने क्या क्या कार्य करे। देखिए वर्तमान और भविष्य के कोलाइडरों में नए कण के उत्पादन के संबंध में कार्य कर, बड़े हेड्रॉन कोलाइडर और अगले लीनियर कोलाइडर पर भौतिकी प्रयोग करे। QCD परिघटना विज्ञान, प्रोटॉन, फोटॉन और नाभिक की संरचना पर कार्य किए। सुपर सिमेट्री और इलेक्ट्रोवीक भौतिकी पर भी कार्य किया। इनका क्या कार्य था? गोडबोले यूरोपीय शोध प्रयोगशाला शर्न में अंतर्राष्ट्रीय रैखिक कोलाइडर के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिटेक्टर सलाहकार समूह का हिस्सा थी। अंतर्राष्ट्रीय डिटेक्टर सलाहकार समूह अनुसंधान निदेशालय और डिटेक्टर डिजाइन समूहों के ILC डिटेक्टर अनुसंधान और विकास की निगरानी करता है। वह भारतीय विज्ञान अकादमी की विज्ञान पहल में महिलाओं के लिए पैनल की अध्यक्ष थी। रामास्वामी के साथ गोडबोले ने संयुक्त रूप से लीलावती की बेटियों का संपादन किया, जो भारत की महिला वैज्ञानिकों पर जीवनी संबंधी निबंधों का एक संग्रह है, जिसे 2008 में भारतीय विज्ञान अकादमी द्वारा पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा आप, क्या है? लीलावती की बेटियों, इसका क्या किया है? संपादन किया है। किससे संबंधित है?
महिला वैज्ञानिकों की जीवनी से संबंधित है ये, ठीक है। और इसे 2008 में भारतीय विज्ञान अकादमी द्वारा पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की भौतिक, डिजिटल और सामाजिक ढांचागत क्षमता और जर्मनी की अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता जब एक साथ आएगी तो विश्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ जो टाई अप है, जर्मनी के साथ जो कार्य कुशलता है, वो भारतवर्ष की भी बढ़ेगी। नई दिल्ली में जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत की जड़ें मजबूत, व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में निहित है। श्री गोयल ने कहा कि विश्व भर में व्यवसायों के भविष्य के लिए सुधार, संकट से उबरना और तत्परता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच अच्छे संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने से लेकर सेमीकंडक्टर तक के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर समाधान का हिस्सा बनने के लिए विकसित देशों के साथ सहयोग किया है। देखिए, प्रवासी परिचय 2024 में 13 प्रतिभाशाली भारतीय महिला कलाकारों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित भारतीय दूतावास में अपनी मातृभूमि की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भारत में स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत के लिए HCL सॉफ्टवेयर के साथ गठबंधन किया है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत DPIIT ने अब तक उद्योग जगत के हितधारकों के साथ 80 से अधिक समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय उत्पादन केंद्र बनने के इसके लक्ष्य का समर्थन करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी। देखिए, एक आधिकारिक बयान के अनुसार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 23 अक्टूबर 2024 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में अपने विनिर्माण इनक्यूबेशन पहल के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सॉफ्टवेयर संबंधी समाधानों में वैश्विक अग्रणी HCL सॉफ्टवेयर के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। दरअसल भारत के स्टार्टअप विनिर्माण इकोसिस्टम में क्रांति लाने के प्रयास में DPIIT एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है जहां कारपोरेट घराने विनिर्माण स्टार्टअप को इनक्यूबेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत DPIIT ने अब तक उद्योग हितधारकों के साथ 80 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए HCL सिंक कार्यक्रम तक पहुंच प्राप्त करनी होगी। इससे उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को दुनिया भर में प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा और भारतीय नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सहयोग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जो देश को राष्ट्रीय उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित होने के लक्ष्य का समर्थन करता है। इस पहल के उद्देश्यों में भारत के लिए विशिष्ट उत्पाद और समाधान बनाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करके भारतीय बौद्धिक संपदा का विकास करना है। वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले विश्व स्तरीय उत्पादों को तैयार करने के लिए स्टार्टअप उद्योगों को उपकरण और विशेषज्ञता प्रदान करके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना तथा संपूर्ण विनिर्माण मूल्य श्रृंखला का समर्थन करने में सक्षम स्टार्टअप और आपूर्तिकर्ताओं का एक नेटवर्क स्थापित करके एक मजबूत विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को वडोदरा में सैन्य विमान C-295 के निर्माण के लिए बने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, आइए इसको समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष श्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इससे संबंधित जानकारी जानते हैं। देखिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज की यह पहली भारत यात्रा है और दोनों देशों के बीच साझेदारी आज नई दिशा पा रही है। C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे बल्कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी गति मिलेगी। श्री मोदी ने इस अवसर पर एयरबस और टाटा की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि C-295 विमान का कारखाना नए भारत की नई कार्य संस्कृति का
प्रतिबिंब है और कहा कि देश में किसी भी परियोजना के विचार से लेकर क्रियान्वयन तक भारत की गति यहाँ देखी जा सकती है। अक्टूबर 2022 में कारखानों की आधारशिला रखने को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुविधा अब C-295 विमान के उत्पादन के लिए तैयार है। परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में बेहिसाब देरी को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बड़ोदरा में बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच निर्माण सुविधा की स्थापना को याद किया और कहा कि यह कारखाना उत्पादन के लिए रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ था। उन्होंने कहा, इस कारखाने में बने मेट्रो कोच आज पूरे देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आज उद्घाटन की गई सुविधा में बने विमान भी निर्यात किए जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी हैं। देखिए कैसे, थाईलैंड में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 70 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिस्पर्धा में रेचल गुप्ता ने अन्य सभी प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए विजेता का खिताब जीता। देखिए, उनकी इस उपलब्धि ने न केवल भारत का नाम बढ़ाया बल्कि इस पेजेंट को जीतने वाली यह तीसरी एशियन महिला बनी। थाईलैंड में आयोजित इस ब्यूटी पेजेंट में 70 देशों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। पिछली साल की विजेता लुसियाना फस्टर ने रेचल को ताज पहनाया। MGI हॉग बैकलॉग में हुए इवेंट के फिनाले में टॉप 5 की जगह बनाने वालों में रेचल को कड़ी टक्कर मिली थी। रेचल ने इंस्टाग्राम पर अपनी जीत की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हमने भारतीय इतिहास में पहला गोल्डन क्राउन जीता है। मुझ पर विश्वास करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। दूसरी तरफ भारत की आकांक्षा सालुंखे ने फ्रांस के कुजिक्स 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्पेस ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया। देखिए, आकांक्षा ने फाइनल में मलेशिया की यशमिता जगीश कुमार को सीधे सेटों में 11-7, 11-7, 11-6 से हरा दिया। इससे पहले विश्व की 73वीं रैंकिंग और टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त आकांक्षा सालुंखे ने सेमीफाइनल में मिस्र की मेन्ना वालिद को 15-13, 11-9, 11-6 से हराया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को 27 अक्टूबर को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। आइए जानते, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए, RBI ने X पर एक पोस्ट में क्या कहा, गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा आज वाशिंगटन DC USA में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। दास को 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया जिन्हें A+ रेटिंग दी गई। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अपने एक बयान के अनुसार मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्यों, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में सफलता के लिए ग्रेड A से F के पैमाने पर आधारित है। A उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जबकि F पूरी तरह से विफलता का प्रतिनिधित्व करता है। डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी केंद्रीय बैंकरों की A+ श्रेणी में स्थान दिया गया। यहाँ ये ध्यान रखिए, F पूरी तरीके से, F किसके लिए है, पूरी तरीके से फेलियर के लिए है। A उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए है। डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी A+ श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, सुकांत कदम ने अपने जोड़ीदार दिनेश राजैया के साथ पुरुष एकल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भी जीता। एकल फाइनल में सुकांत का मुकाबला साथी भारतीय शटलर तरुण से हुआ और उन्होंने मैच में 21-12, 21-10 से प्रभावशाली जीत। ये खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर को गुजरात के अमरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अमरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भुज नलिया रेलवे लाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। 101.4 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन परियोजना को 100 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि इस परियोजना से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में परिवहन का खर्च घटेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में भुज और नलिया के बीच 101.24 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का गेज परिवर्तन और गुजरात में नलिया के क्योर के बीच
24.65 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का निर्माण शामिल है। इसमें 24 बड़े पुल, 254 छोटे ब्रिज और अन्य सहायक कार्य भी शामिल हैं। कहीं कहीं इसमें 28 बड़े पुल भी दिए गए हैं, तो आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 29 अक्टूबर से सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। तो 29 अक्टूबर से उनकी यात्रा चालू हो चुकी है। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की। पीयूष गोयल ने इस यात्रा के दौरान कई देशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण के पूर्ण सत्र में भाग लिया। उन्होंने वैश्विक सहयोग, नवाचार, तकनीकी उन्नति और निवेश को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और आर्थिक कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों से भारत में खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अक्षय ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उन्नत विनिर्माण जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। पीयूष गोयल ने 30 अक्टूबर 2024 को रियाद में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ भारतीय सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता भी की। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा के बाद 2019 में रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की गई थी। देखिए, व्यापार और निवेश को बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया है इस मीटिंग में। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की गई। दिए जलाकर लुलु दिवाली महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया। भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद का अनावरण किया गया तथा यात्रा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलते हैं। देखिए, अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। अफगानिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से रौंदा और नया कीर्तिमान रचा। अफगानिस्तान ए ने पहली बार टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन्होंने शिलान्यास किया। देखिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये पहल पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे को पर्याप्त बढ़ावा देती है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के मिशन के अनुरूप है। उल्लेखनीय रूप से इसमें से 7 परियोजनाएं श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित है, जिनसे श्रमिकों और उनके परिवारों को एक बड़े हिस्से को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ESIC अस्पताल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और देश भर में 6 अतिरिक्त ESI अस्पतालों की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं कुल 1641 करोड़ रुपए की हैं और इनसे लगभग 55 लाख ESI लाभार्थियों को उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। जिन 6 नए ESI अस्पतालों की आधारशिला रखी गई है, उनमें आधुनिक सुविधाएं और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। देखिए, कहाँ कहाँ की गई है। बोम्मासंद्रा कर्नाटक में 200 बिस्तरों वाला, नरसापुर कर्नाटक में 100 बिस्तरों वाला, पीथमपुर मध्य प्रदेश में 100 बिस्तरों वाला, मेरठ उत्तर प्रदेश में 100 बिस्तरों वाला। देखिए, उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। इसी के साथ अच्युतापुरम आंध्र प्रदेश में 30 बिस्तरों वाला, फरीदाबाद हरियाणा में 500 अतिरिक्त बिस्तरों के साथ उन्नत ESID मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल की व्यवस्था की गई। इनकी क्षमता 650 से बढ़ाकर 1150 बिस्तरों तक हो जाएगी। देखिए, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के इंदौर में 300 बिस्तरों वाले जिस ESIC अस्पताल का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, उसे भविष्य में 500 बिस्तरों तक विस्तारित किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका फायदा लगभग 14 लाख बीमित लोगों और लाभार्थियों को मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अक्टूबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस मैराथन का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में किया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखें। गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इस दौड़ का आयोजन किया गया था। सरदार पटेल का जन्म वर्ष 1875 में 31 अक्टूबर को हुआ था। गृह मंत्री ने कहा, एकता दौड़ केवल देश की एकता सुदृढ़ करने का संकल्प नहीं है, अब यह विकसित भारत का भी संकल्प बन गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का स्मरण करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने संगठित भारत की स्थापना के लिए विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सत्य बात है ये।
श्री अमित शाह ने सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने में विलंब पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों तक उन्हें भुलाने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कर सरदार पटेल की स्मृति को जीवित रखने का कार्य किया है। गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि रन फॉर यूनिटी देश की एकता और अखंडता के लिए आयोजित की जा रही है। सरकार ने दिवाली के कारण इसे बृहस्पतिवार के बदले बुधवार को आयोजित करने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मनोहर लाल, नित्यानंद राय और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। रन फॉर यूनिटी में लगभग 8,000 धावकों ने भाग लिया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक प्रतिभागी आयुषी कपूर ने स्पष्ट किया कि एकता दौड़ लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वे इसमें शामिल होकर बहुत ही उत्साहित। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह मोबाइल ऐप चावल मिल मालिकों की शिकायतों के निपटाने में मदद करेगा। यह केंद्र द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों की संतुष्टि के लिए अपनाए गए उपायों में से एक है। सरकार कुशल प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर लगातार विशेष ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने 28 अक्टूबर को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सोमवार 28 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 सूत्रीय एजेंडे के अनुरूप आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए समावेशी और सक्रिय कार्यों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष के स्थापना दिवस का मुख्य विषय व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों को सशक्त बनाना रहा, ताकि आपदा संभावित क्षेत्रों में और उनके आसपास रहने वाले समुदायों के चिन्हित क्षेत्रों में व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जागरूकता पैदा करने की गतिविधियों पर जोर दिया जा सके और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विषय पर केंद्रित तीन तकनीकी सत्र कौन कौन से? मौसम के पैटर्न में बदलाव का सामना करने वाले समुदायों की आवाज़, आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतिम छोर तक संचार के लिए तकनीक, धीमी शुरुआत वाली मौसम की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन और DRR पर जागरूकता आयोजित किए गए। ठीक है। इसके अलावा दिशा निर्देशों, SOPs और विभिन्न प्रकार की आपदा के विषयों से जुड़ी किताबों का भी विमोचन किया गया। दुबई में 28 अक्टूबर को प्रतिष्ठित ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखिए, दुबई में प्रतिष्ठित ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। भारत की प्रमुख सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां प्रदर्शनी में भाग ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने इन कंपनी की भागीदारी सुनिश्चित की। इनका उद्देश्य वैश्विक सौंदर्य प्रसाधन बाजार में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करना रहा। प्रदर्शनी में भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में आर्थिक व्यापार और वाणिज्य दूत श्री BG कृष्णन ने किया। 3 दिन की इस प्रदर्शनी में विश्व के 150 देशों से 70,000 से अधिक लोगों ने उपस्थिति दर्ज की। इस विश्व ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी ने विश्व की प्रमुख परफ्यूम कंपनियों को विशेष मौका दिया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और अब आपके लिए जो अगला अफेयर आएगा वो 2 नवंबर से स्टार्ट होगा और 2 नवंबर से लेकर के लगभग वीकली तो कवर करेंगे ही। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।